Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sides. And today we'll study the chapter number 7, that is loss of return, returns to a factor and returns to a scale. देखिए इसमें क्या है, आप बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. सबसे पहले है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. फाइन. एंड सेकेंड थिंग दैट इज रिटर्न्स टू अ स्केल. दिस इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. देखिए आप कुछ भी छोड़ दीजिए, बट पूरी बुक में आप ये तो बिल्कुल मत छोड़िएगा. ठीक है, जस्ट जोकिंग, कुछ भी मत छोड़ना, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है. एंड प्लीज़ डोंट लीव दिस क्वेश्चन एंड गो. मैंने एक पर्टिकुलर इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, इस पूरे लॉ को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. यहाँ पे आपको मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली. ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी डीपली में पढ़ाया जाएगा. अगर किसी को स्पेसिफिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है तो देन यू कैन गो थ्रू माई प्लेलिस्ट. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन. देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में सप्लाई के बारे पढ़ लिया, सप्लाई कर्व्स के बारे पढ़ लिया. ठीक है, वी हैव स्टडीड दैट हाउ द बेसिकली जो भी सप्लायर्स होते हैं, ओके, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्राइस अपना जो सेट करते हैं या प्राइस लेने की कोशिश करते हैं मार्केट में. बेसिकली यहाँ जो सप्लाई प्राइस रखना चाहते हैं वो टोटली आपका डिपेंड करता है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. क्योंकि जैसा उसका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगा तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे प्राइस को हाई रखने की, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा प्राइस कम रखने की भी कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही डिपेंड करता है आपका कितना बेसिकली आपको प्रॉफिट होगा और कितना आपको बेसिकली या फिर लॉस भी हो सकता है. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, एक तो है आपका द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. ओके, कि बेसिकली इनपुट और आउटपुट का आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है. ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब वो मत समझिएगा जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, ओके, जिसमें आपको अरिजीत सिंह के गाने याद आ जाते हैं. सो वो सब चीज़ें नहीं है. इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हम इनपुट यूज़ करके कुछ ना कुछ आउटपुट निकालते हैं. तो बेसिकली उसका जो रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, वो आपको पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. दूसरी बात है आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या उसके बेसिकली प्राइसेस हैं, इनपुट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो उसके जो प्राइसेस क्या हैं. ठीक है, इफ़ वी अज्यूम द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स आर गिवन टू द फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिपेंड अपॉन द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो अगर आपको इनपुट का प्राइस दिया होता है तो डेफिनेटली आपका बेसिकली इनपुट आप कैसे यूज़ करते हो उसको उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, और बेसिकली कैसे उससे आउटपुट निकल के आता है, ओके, वो डिपेंड करता है, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. कि मतलब जो आप इनपुट यूज़ करते हो उससे जो आपका बेसिकली आउटपुट आता है निकल के, उस पूरे प्रोसेस पे क्या डिपेंड करता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है. अगर तो आप इनपुट सस्ते यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका जो आउटपुट है उसमें बहुत चीज़ें ऐसी मतलब ऐड हो जा रही हैं कि जिससे आपका जो आउटपुट है वो महंगा हो जा रहा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका हाई रहेगा. तो डेफिनेटली ये जो आपका पूरा प्रोसेस है इनपुट से आउटपुट बनने का, ठीक है, उस पूरे रिलेशन को आपको जो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर ही हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, अ स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली ये पूरा है क्या चैप्टर आपका, ये थ्योरी ऑफ पूरा प्रोडक्शन ही है. दो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत बहुत डीप होता है. आगे यूनिवर्सिटीज़ में आप आगे डीपली पढ़ेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा. देखिए, अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो शॉर्ट रन से भी हो सकता है, लॉन्ग रन से भी हो सकता है. यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन यहाँ टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है. अगर आपको बहुत जल्दी ही बहुत मिनिमम टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना है तो आपका है दैट विल बी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है कि आपको आपके पास इनफ टाइम है और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भी चेंज हो सकते हैं. मैं आगे और अच्छे से क्लियरली बताऊंगा. फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है,
और ऐसे ही जो रिलेशनशिप होती है आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये होती है रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट की, और जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है ये रिलेशनशिप होती है आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, तो आगे हम अगले 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 वाले चैप्टर में बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉस्ट ही कवर करेंगे। तो अब आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि इससे उससे पढ़ने से पहले, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आप लोग बोलेंगे कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्शन है, बिल्कुल सही बात है। वो टेंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी एक तरह की सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इस समय, जिससे आप क्या है बेसिकली नॉलेज ले पा रहे हैं। दो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे मेजर नहीं कर सकते, है ना, उसे आप किसी वेट में मेजर नहीं कर सकते, उसे आप नाप नहीं सकते। ओके ओके, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 मीटर की जो नॉलेज दी है, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं वो भी एक काइंड ऑफ आपका सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती हैं और गुड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अ टेक्सटाइल मिल्क प्रोड्यूस्ड अ क्लोथ। ठीक है, जो टेक्सटाइल मिल होती है वो क्लोथ प्रोड्यूस करती है। ओके, और जो बाकी जो मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वो डेफिनेटली केमिकल वो करेगी। ओके, तो लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि बेसिकली जो क्रिएशन ऑफ द मटेरियल एंड द टेंजिबल गुड्स, दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कई लोगों को ये लगता है कि मत हाँ, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो चीज़ें आप टच कर पा रहे हैं वही सिर्फ प्रोडक्शन में आती है। नहीं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इनका कुछ अलग मानना है। ये मानते हैं कि प्रोडक्शन इन द वाइडर एंड द कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, इन द वाइडर सेंस प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब होता है आप कुछ भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक फ़ायदा होना चाहिए। आपको पता है यूटिलिटी क्या होता है, आपको पता है ना यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट। ओके, किसी गुड की जो पावर होती है जिससे कि कोई इंसान जो सेटिस्फाई हो जाता है वो होती है यूटिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर दीजिए। देखिए, कुछ भी प्रोड्यूस कर देंगे ये हो सकता है कि वो आगे अगर कंजप्शन ना हो उसका तो डेफिनेटली आपके टोटली वेस्टेज हो जाएगा रिसोर्सेज। इकोनॉमिस्ट कभी भी उसको प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी बेसिकली एक डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन इन द सेंस इंक्लूड्स नॉट ओनली द मटेरियल गुड्स बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेरियस सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये आपको कोई गुड प्रोवाइड नहीं करते, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये भी एक तरह की आपको सर्विस प्रोवाइड करके दे रही है ना। आप जाते हैं शाहरुख खान की मूवी देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि शाहरुख खान स्क्रीन फाड़ के आ जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा और आपके साथ चलेगा कि मुझे ले जाओ अपने घर, है ना। वो आपको सिर्फ खुश करेगा, एंटरटेन करेगा। ओके ओके, इफ़ यू लाइक दैट एक्टर, एनी एक्टर हो, कोई भी हो सकता है, तो बेसिकली वो भी एक तरह की सर्विस होती है। तो सर्विस हम कोई गुड्स, बेसिकली डायरेक्ट गुड्स नहीं देते, हम उनको क्या करते हैं बेसिकली, इट इज़ अ इनटेंजिबल गुड। ओके, यू कैन जस्ट फील इट, फाइन। सो सिंस बोथ द गुड्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल थिंग्स जो कि पीपल की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ओके, अगर आप लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली आए हैं तो डेफिनेटली आपको नॉलेज चाहिए। ओके, तो दैट्स वाई यू आर अवेलिंग दिस सर्विसेज। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। जिस प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन किसने किया है, मैंने किया है। ठीक है, चलिए, सो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, इज कॉल्ड द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यूटिलिटी आपको जरूर होनी चाहिए उस गुड की। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वीडियो बना दी, इसको कोई देख नहीं रहा, इसका कोई मतलब नो बडी इज़ बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। हाँ, हो सकता है कई बच्चों को समझ भी ना आता हो मेरा पढ़ाया, हो सकता है कई बच्चों को बहुत समझ में आता हो। प्लीज़ डू कमेंट, ओके, राइट इन द कमेंट कैसी लगती है मेरी वीडियोस। ओके, ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग दो। ओके, यू इफ़ यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, खैर अलग बात है। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, कि प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या इकोनॉमिक्स में। देखिए, मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगा कि प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व्स अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विद अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट एंड व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक इज अवेलेबल इज यूज्ड। तो देख लीजिए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें सब कुछ आ जाता है कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी जो बना सकते हैं किसी कमोडिटी की, कितना टाइम लग रहा है उसमें, कितने अमाउंट ऑफ इनपुट्स डाल रहे हैं, कौन सी बेसिकली आप प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं, क्या लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं, वॉट एवर टेक्नोलॉजी जो बेस्ट है, ठीक है, वो जो यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी चाहिए, टाइम, इनपुट, ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एवरीथिंग्स, उसकी कितनी क्वांटिटी, बेसिकली आउटपुट, एवरीथिंग्स कम्स अंडर द प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। चलिए, ओके, इसके बाद आप ये खुद पढ़ सकते हैं, विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑन इट।
चलिए ओके, तो इसको मैथमेटिकली देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन को डिटरमाइन किसे किया जाता है। देखिए ये होता है आपका आउटपुट, क्यू एक्स होता है आपका आउटपुट। ओके, मान लीजिए आप कोई कॉमोडिटी है एक्स, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कॉमोडिटी है एक्स, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसका फंक्शन रिलेशनशिप होता है, जितने भी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, मान लीजिए F1 आपका क्या है, आपका रॉ मटेरियल है, F2 आपका लेबर है, F3 आपका टाइम है, F4 कुछ और चीज़ है। तो जो भी जितने भी आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो सब आपके F1 F2 3 होंगे, और ये क्या है बेसिकली आउटपुट। तो जितने भी इनपुट यूज़ करके क्या होगा बेसिकली आपका आउटपुट निकलेगा। सो ये आपका मैथमेटिकली इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ एंड द एल्जेब्रिक इक्वेशन। इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ गुड में बी एक्सप्रेस्ड एज दिस थिंग। तो बेसिकली ये आपका आउटपुट है, और ये जो F1 F2 है ये सारे क्या है आपके इनपुट्स हैं, जिससे कि आपका एक क्यू, आपका जो आपका आउटपुट है, ओके किस कॉमोडिटी का एक्स का, जो कि आउटपुट निकल के आ रहा है। तो बेसिकली मतलब कॉमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके ये सारे F1 F2 अप टू F1 जितने भी आपके आपके इनपुट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है वेयर क्यू एक्स इज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स एंड F1 F2 आर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस अ कॉमोडिटी एक्स। तो बेसिकली ये इनपुट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं कॉमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सिंपल इसकी इक्वेशन है वो यही है आपकी। मान लीजिए कि आपको कोई कॉमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ पे हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, तो लेबर, एल फॉर लेबर, ठीक है, एल फॉर लेबर एंड के फॉर कैपिटल। कैपिटल को हम सी से डिनोट नहीं करते, वी आर ऑलवेज डिनोटिंग विद द कैपिटल के। तो मान लीजिए कोई कॉमोडिटी एक्स है, उसमें दो फैक्टर्स लग रहे हैं, एक तो आपका लेबर है, आपका कैपिटल है। तो ये एक सिंपलर वर्जन हो गया इसी चीज़ का। ठीक है, इसमें F1 आपका पर्टिकुलरली नाम नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें मान लीजिए हमने नाम पर्टिकुलरली लेबर है और कैपिटल दे दिया। ठीक है, एल के, फिर आपका टाइम भी हो सकता है कि टाइम कितना मिल रहा है आपको, और भी चीज़ें हो सकती हैं, वॉट एवर इनपुट्स आर यूज। तो बेसिकली टू इनपुट्स हैं जो कि यूज़ मेजरली किए ही जाते हैं। देखिए कोई भी कॉमोडिटी हो, दो चीज़ें तो आएंगी आएंगी, लेबर भी यूज़ होगा और कैपिटल भी यूज़ होगा, ये दो चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ये सिंपल इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, ये कि हर प्रोडक्शन फंक्शन में इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। ठीक है, चलिए, और एक बात ध्यान रखना हर समय कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे को डिनोट करता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इस डे पे कितना प्रोडक्शन हुआ, इस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, ओके इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो बेसिकली इट इज मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फिजिकल रिलेशन, इट एक्सप्रेसेस अ फिजिकल रिलेशन बिकॉज बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही फिजिकल टर्म में आपके एक्सप्रेस किए जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब अ प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशन विच कैन बी यूज्ड, okay which can be produced with a given amount of inputs depends upon the state of technology। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपका, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन भी है जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट से, विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपकी जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट ऑटोमेटिकली ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विच यू आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेजरली क्वेश्चन आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट रन और दूसरा आपका होता है लॉन्ग रन। इसमें शॉर्ट रन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये एक ही बात है और ये 6 मार्क्स का आता ही आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 100% आएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शॉर्ट रन होता क्या है, देखिए शॉर्ट रन रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम इनपुट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से देता हूँ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए मैंने बोला है कि आपको एक स्कूल ओपन करना है। ठीक है, क्या ओपन करना है, स्कूल ओपन करना है, और मैं सिर्फ आपको टाइम दे रहा हूँ 1 वीक का। तो क्या 1 वीक में आप एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं स्कूल की, नहीं कर सकते, है ना। बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते आप, ज़मीन नहीं ले सकते। मान लीजिए ज़मीन ले भी लेते हैं तो क्या होगा, उसके आप उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 1 वीक में स्कूल बनेगा कैसे, आप क्या करेंगे, ऑलरेडी कोई जो बिल्डिंग होगी उसे रेंट पे ले लेंगे, है ना। मान लो ये बिल्डिंग है, आप इस पे क्या करना चाहते हैं, इसमें स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको रेंट पे ले लेंगे एंड यू विल स्टार्ट। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, कुछ फैक्टर फिक्स रहे, है ना। आप नहीं चेंज कर पाए, आप बिल्डिंग नहीं चेंज कर पाए, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, हो सकता है फर्नीचर भी ना चेंज हो इतनी जल्दी, है ना। तो इतनी जल्दी आप स्कूल नहीं खोल सकते 1 वीक में। तो आपने लेकिन मैंने बोल दिया आपको खोलना ही खोलना है।
तो आपने क्या किया, खोल तो दिया स्कूल, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स रह गए। जैसे बिल्डिंग आप नहीं चेंज कर पाए, ज़मीन आप नहीं कर पाए, उसमें जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो पाती, उसे बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सो विच कैन नॉट बी चेंज, जो उसके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी ये कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है और इसमें क्या है, बेसिकली आपकी 3 मशीनें हैं। अब तीनों मशीन में क्या है, एक एक बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये जो कंपनी है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, कहने का मतलब है कि मतलब इसमें आप मशीन चेंज नहीं कर सकते, मशीन बढ़ा नहीं सकते, 3 ही मशीन है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इसका आउटपुट इंटू 2 करो, मतलब आप पहले अगर मान लो 10 यूनिट्स इससे 100 यूनिट्स बना रहे थे, तो अब मैं बोलूँगा इसे 200 यूनिट्स बना बना दो। तो आप पूछोगे सर कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली लेबर को बढ़ा देंगे, इनको डे शिफ्ट में बुला देंगे, है ना, और बाकी सब एक और 3 बंदे लेंगे जो कि नाइट शिफ्ट में आके काम करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट के 200 यूनिट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने इंक्रीज क्या किया, इसमें फिक्स्ड फैक्टर तो चेंज ही नहीं हुए। जो आपके चेंज हुए हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। मतलब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, उस पूरी कंपनी में क्या चेंज हुआ, लेबर चेंज हुई। तो लेबर जो हमारी होती है वो वेरिएबल फैक्टर होता है, क्योंकि इसे आप कम बढ़ा सकते हैं विद इन अ मिनट ऑफ टाइम या बहुत जल्दी। लेकिन क्या आप उसकी जो मशीन थी 3, क्या उसे आप बढ़ा सकते हैं जल्दी? नहीं, बहुत मशीनें बहुत महंगी आती हैं। मान लीजिए कोई ऐसी मशीन है जो फॉरेन से लानी है, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो ये हमारे चीज़ें हैं फिक्स्ड फैक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए कि जो प्रोडक्शन होती है उसमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और एक आपका वेरिएबल फैक्टर होता है। तो अगर किसी प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगी, शॉर्ट रन होगी। क्योंकि लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है सारे ही उसमें वेरिएबल होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने बोला कि आपको 20 साल दे रहा हूँ और स्कूल खोलना है, मैं आपको 20 ईयर्स दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग यू द 20 ईयर्स एंड यू हैव टू ओपन द स्कूल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं आप, है ना, लैंड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आप एक नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ में फिक्स नहीं रहेगी। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड फैक्टर कुछ नहीं होता, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ चीज़ें इसमें फिक्स रहेंगी जिसे फिक्स्ड फैक्टर बोला जाएगा। और जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे उस केस में मैंने बताया था कि लेबर को बढ़ा के आप आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और आपके जो लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सारे के सारे वेरिएबल हैं। क्योंकि आपको टाइम इतना मिल जाता है, मैंने बोल दिया 20 साल दे दिए मैंने, 20 साल में आराम से आप पहले सोचिए, प्लान करिए, ज़मीन खरीदिए, बारगेन करिए, बिल्डिंग बनाइए, तो बहुत टाइम मिल गया आपको। तो इसमें सारे फैक्टर्स क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। लेकिन शॉर्ट रन में दोनों होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स्ड आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, चलिए, ऐसे ही अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड एंड देर इज नो फिक्स्ड फैक्टर्स। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि अब आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में क्या डिफरेंस होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन वही चीज़ आ गई है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल। मैंने क्या बोला था कि आप एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, लेबर को ही चेंज कर सकते हैं एक कंपनी में, बाकी चीज़ें सब फिक्स ही रहेंगी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट रन। ठीक है, बाकी जो इनपुट्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, या वो उसे बोलते हैं फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, जिसमें आप अगर इसे डिनोट कैसे करेंगे, आप इसे आप डिनोट ऐसे करेंगे, ओके, एफ एल, क्योंकि लेबर ही आप चेंज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करनी है शॉर्ट रन में, सो यू कैन ओनली चेंज द लेबर, इसलिए आपका जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसे क्यू एक्स इक्वल टू एफ एल डिनोट किया जाता है। वहीं लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें आप लेबर भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे एल के या के एल, मतलब फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ के कैपिटल एंड लेबर विच विल प्रोड्यूस द कमोडिटी एनी कमोडिटी एक्स,
ओके, दैट्स वाई इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता है। तो सबसे वेरी इजी है, डेफिनेशन आपको याद रख लेना जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन studies changes in output when all inputs used in the production of a commodity are changed simultaneously in the same proportion। कहने का मतलब है कोई भी इनपुट आप चेंज कर सकते हो किसी भी प्रोपोर्शन में या सेम प्रोपोर्शन में, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हो गया। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या कह सकते हो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनते हैं, जो कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसे क्या कहते थे? लॉस ऑफ रिटर्न्स। ओके, लॉस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमारा शॉर्ट रन होता है, लॉस ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल हमारा क्या होता है? लॉन्ग रन होता है। ठीक है, इसमें दे भी रखा है, देखिए सिंपल सी बात है। लॉस ऑफ रिटर्न दो तरह के होते हैं, ये आपका होता है शॉर्ट रन, इसे बोलते हैं शॉर्ट रन। जब भी फैक्टर वर्ड ऐड होगा तो ये आपका शॉर्ट रन होगा, और शॉर्ट रन के अंडर क्या आता है आपका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। लॉस ऑफ ये आपका जो रिटर्न टू अ स्केल है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है, बट एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्लियर कर समझा दूंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स तो आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ चीज़ें हम इसमें से ये पढ़ लेते हैं, कुछ प्रोडक्शन के कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन के कंसेप्ट होते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका होता है, एक तो टोटल प्रोडक्ट होता है, एक आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है, और एक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। क्योंकि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, उसको समझने के लिए, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? टोटल प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, या जिसे टोटल प्रोडक्शन ही बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब टीपी, एपी और एमपी, इन तीनों का बेसिकली ज्ञान आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका भी ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन या 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टोटल प्रोडक्ट होता क्या है। सी टोटल प्रोडक्ट होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसे टीपीपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज टीपीपी, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज सिंपली टोटल प्रोडक्ट। या टीपीपी बोल दीजिए या टीपी बोल दीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली सेम थिंग। सो टोटल प्रोडक्ट or the total physical product refers to the total amount of a commodity produced during a specific period of time। बेसिकली जितना भी टोटल उत्पादन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल फैक्टर एंड गिवन क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इज कॉल्ड द टोटल रिटर्न्स। इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल रिटर्न्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो तीनों चीज़ों के एक ही नाम है बेसिकली, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका टोटल प्रोडक्शन होता है जिसमें सम स्पेसिफाइड पीरियड में आप कर पाते हैं डिफरेंट यूजिंग द डिफरेंट इनपुट्स, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर दोनों को यूज करके जो आप टोटल प्रोडक्शन करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? चलिए ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ ओके। अब इस डायग्राम से आप देखिए टीपी, सॉरी इस शेड्यूल से आप टीपी भी समझ जाएंगे, एपी भी समझ जाएंगे और एमपी भी समझ जाएंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने बोला था हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो सिर्फ लेबर ही बढ़ा सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है आपको फिक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए जब अब आप लेबर जीरो यूज़ कर रहे हैं तो क्या कुछ प्रोडक्शन होगा? कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए डैश आ गया। क्या एवरेज प्रोडक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। क्या मार्जिनल प्रोडक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली जब जीरो लेवल ऑफ वर्कर यूज़ करते हैं तो कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। चलिए, जब आपने पहला लेबर लगाया, ठीक है, जब फर्स्ट पे आए तो 100, मान लीजिए 100 जो है आपका टोटल प्रोडक्शन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो 100 बन रहे थे। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकलेगा? देखिए एवरेज का बहुत सिंपल है, इस 100 को ना आप इस 1 से डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली टीपी होता क्या है? टीपी होता है एपी अपॉन योर एल, मतलब वर्कर्स जो है आपका एल। तो ए सॉरी 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 जस्ट अ मिनट, आपका जो एपी होता है दैट इज टीपी अपॉन एल। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वर्कर से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस पे निकालना है, फर्स्ट वाले पे, तो इसका आपका देखिए एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? इस पे 1 पे आपका टीपी कितना है? 100 है, तो टीपी और अपॉन लेबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो एपी कितना आ गया? इसका 100 आ गया। ठीक है, ऐसे ही
जब इसमें हम 220 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110, 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120, 520 को 4 से डिवाइड कर देंगे 130, 665 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 130। व्हेन यू डिवाइड 750 बाई 6 यू विल गेट 125। व्हेन यू डिवाइड 840 बाई 7 यू विल गेट 120। यू विल गेट 880 बाई 8 यू विल गेट 110। तो जैसे इन सबको इससे डिवाइड करते रहेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग से, आपका क्या है एपी निकलता आएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए, दूसरी बात है आपका दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वाले पे जीरो पे तो इसका भी डैश ही आएगा। दूसरे में होता है कि मतलब जब आप वन से दूसरा प्रोड्यूस करने हैं कितना आपका टीपी बढ़ा, मतलब पहले पहले पे कितना था, देखिए 100 था, दूसरे पे कितना हो गया 200, तो आप 200 माइनस 100 कितना आएगा 100, तो आपका 100 आ गया। फिर जब दूसरे से तीसरे में गए तो इसे इससे माइनस कर दीजिए, कितना आया 360 माइनस 220 आपका आया 120। ठीक है, और आपका 4 माइनस 3 मतलब 4 में से 3 माइनस करना है, इसमें से ये माइनस कर दिया। मतलब जब इसका ये समझिए कि जब आपने वो टी यू एम यू तो पढ़ा ही होगा, है ना, कि मतलब जब एक एक एडिशनल आप बढ़ाते जाते हैं तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है, सेम वे दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब जब आप 1 से 2 में आए तो कितना आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया 100, देखिए 100, ठीक है, सॉरी 120। ओके, जब आप जीरो देखिए, जब जब 0 से 1 में आए तो कितना आपने एडिशनल किया 100। जब आप 1 से 2 में आए तो 1 से 2 में आके कितना आपने एडिशनल किया 120। जब आप 2 से 3 में आए तो मतलब 220 से आप 360 से 220 माइनस करिए तो 140। और जब 4 से 5 में आए तो 520 माइनस 360, मतलब एक एक प्रीवियस माइनस करना है। वेरी सिंपल, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो 100, फिर 200 माइनस 10, 220 माइनस 100 120, 360 माइनस 220 140, 520 माइनस 360 160, 650 माइनस 540 दैट इज 130। ऐसे इससे प्रीवियस माइनस करते रहेंगे, आपका क्या निकलता जाएगा एमपी आता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या है, अब आगे से समझा दूंगा। आगे आपको लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, आप फिलहाल के लिए इतना बस आप इसके ये समझिए कि टीपी आपको दिया होगा तो एपी कैसे निकलेगा और एमपी कैसे निकलेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आई मीन टू राइट नाउ, व्हाट आई मीन। ठीक है, तो इसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्ट, देखिए एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। सो एवरेज प्रोडक्ट इज ओके, एवरेज प्रोडक्ट और द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसे एपीपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ही बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है। एपी क्या होता है आपका टीपी, ठीक है, मतलब क्योंकि लेबर ही चेंज हो रहा है अपॉन एल, तो बेसिकली इसका ये ध्यान रख सकते हैं टीपी अपॉन एल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ऊपर कैसे, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही आपका सेम आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका एडिशनल प्रोडक्ट होता है। ये एडिशनल प्रोडक्ट होता है जो आप टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है जब आप अगले यूनिट में आते हो। मतलब एक से यूनिट दूसरे में आए, जब दूसरे तीसरे में आए, आपका टीपी कितने से बढ़ा, वो आपका होता है एमपी बेसिकली। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगेन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। और इसका फॉर्मूला ये होता है तो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी होता है इसका और एक ये फॉर्मूला भी होता है बेसिकली, जो एग्जैक्टली सेम भी बात है। अगर दोनों आप यूज़ करेंगे एग्जैक्टली सेम है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते रहिए आप, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको एमपी निकालना है, ये 100 निकालना, तो ये कैसे आया आपका 100 माइनस 0 100। अब ये 120 कैसे आया 220 माइनस 100 120। अब ये 140 कैसे आया 360 माइनस 220 140। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रख सकते हैं एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ओके, दिस इज द बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है। ओके, ये भी फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे एग्जैक्टली सेम ही चीज़ आएगी, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका क्या है, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपकी एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसका आपस में रिलेशन क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर द 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसकी रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन अभी अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके, तो आपको ये दोनों ही अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको छोटा सा ये पॉइंट है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या। ठीक है, जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, देखिए रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। तो इसमें जो है 3 चीज़ें हो सकती हैं,
या तो अगर जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा, ठीक है, या तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर होगा, या वो होगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी बेसिकली हो सकती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब आपका अगर जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो रहा है तो या तो उसका जो प्रोडक्शन है वो तो यहाँ फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, या फिर आपका कांस्टेंट रिटर्न्स पे बढ़ेगा, या फिर आपका डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आइदर इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, अदरवाइज आइदर इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, और आइदर इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये आपकी तीनों चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल आप इसको बस ध्यान रखिएगा कि जो थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रिटर्न्स टू अ फैक्टर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका सिंपली कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब बेसिकली जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है या तो वो इंक्रीज करके बढ़ेगा, या वो कांस्टेंट लेवल पे बढ़ेगा, या तो वो डिक्रीज करके बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज सिचुएशन व्हेन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद अ फिक्स्ड एड्स मोर एंड मोर ऑफ टोटल आउटपुट। कहने का मतलब है जब आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन है बहुत हाई लेवल पे बढ़ता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई लेवल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए जो उसका कैपिटल है वो आपने वन यूज़ किया, ठीक है, आपने लेबर क्या यूज़ किया, वन यूज़ किया, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है मान लीजिए वो 5 यूनिट्स है। ठीक है, मतलब आपको एक यूनिट इसका लगा के आपका कितना हो रहा है, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये आपका टोटल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए आपके 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल के 2 यूनिट्स आप लेबर के यूज़ कर रहे हैं, जो आउटपुट भी होगा वो 2 यूनिट्स आएगा। तो मतलब जितना जितना आपका मतलब आप कह सकते हो कि जितने जिस प्रपोर्शन पे बेसिकली आपका ये यूज़ हो रहा है उसी प्रपोर्शन से आपका अमाउंट यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जिस प्रपोर्शन में आप यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका बेसिकली आउटपुट आता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा आता है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। और ये कांस्टेंट रिटर्न मैंने आपको और बता दिया कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज कांस्टेंट, मतलब जो आपका एमपी आता है वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, एमपी आपका कांस्टेंट होता है, मतलब आपका भले आप अगर एक से दूसरा चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। और तीसरा आपका डिमिनिशिंग प्रोडक्ट है, इसमें जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सो इन दिस सिचुएशन आउटपुट तो बढ़ेगा आपका, देखिए टीपी बढ़ेगा लेकिन कम रेट पे बढ़ेगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, ऐसे समझिए। मान लीजिए जो आपने पहला मान लीजिए लेबर लगाया, तो इसका जो टोटल प्रोडक्ट आया मान लीजिए 100। ठीक है, अब दूसरा लगाया, ठीक है, मान लीजिए पहले जीरो था, अब पहले मान लीजिए जब जीरो पे जीरो ही होगा, ऑब्वियसली पता है कोई टोटल आपका जीरो पे टीपी जो होगा जीरो होगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा। जो पहला है आपने 100 कर दिया, जब दूसरा है मान लीजिए आपका जो इंक्रीज हुआ सिर्फ कितना हुआ, 180 हुआ। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अब आपको ये पता कैसे कैसे लगेगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, कि मतलब आप जीरो से जब वन में आए तो उसका एमपी देखिए, पहला तो होगा नहीं, दूसरा कितना होगा 100, और इस पर कितना होगा 80। तो आप जैसे ही आपने 2 प्रोड्यूस किया, आपका जो डिमिनिशिंग ऑफ रिटर्न हो, मतलब आपका पहले तो आप 100 से इंक्रीज किया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, बाद में कितने से हुआ, सिर्फ 80 से हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे, मान लीजिए आप जब 1 से 2 में आए, 1 से 2 में आए तो 80 से बढ़ा, अब मान लीजिए इसमें सिर्फ 60 ऐड कर दीजिए 240, लेकिन अब जब तीसरे में आए तो ये सिर्फ कितने से बढ़ेगा, सिर्फ, ठीक है, अब मान लीजिए ये सिर्फ 60 से बढ़ा, फिर ठीक है, मान लीजिए इसे अब 6 ऐड करते हैं, 6 वैन्यू विल ऐड 6 1, तो जब 60 ऐड करेंगे फिर 240 आएगा। तो मतलब पहले 100 से बढ़ा, फिर 80 से बढ़ा, फिर 60 से बढ़ा, फिर मान लीजिए फोर्थ पे सिर्फ आपका कितना बढ़ता है, लेट सपोज 280 होता, तो आप कितने से बढ़ा, सिर्फ 40 से बढ़ा। तो आप देख रहे हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है फॉल होता जा रहा है। तो वो हमारा क्या होता है, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, जिसमें आपका एमपी फॉल होता रहता है। और दूसरा है क्या है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मान लीजिए ये आपका 1 2 3 है, टीपी मान लीजिए आपका क्या है, 100 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 200 है, 300 है। तो अगर मैं इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालूं, पहले का तो कुछ नहीं आएगा, दूसरे का 100 आएगा, तीसरे का भी 100 आएगा, क्योंकि आप 100 से बढ़ रहे हैं, तो इसका एमपी देखिए कांस्टेंट है। तो इसे बोलते हैं जब एमपी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है। और जब ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसका मतलब होता है मान लीजिए 1 2 3 4 पहले आपका जीरो होगा, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मान इसमें आपका टीपी कुछ नहीं होगा, मान लीजिए पहला 100 आया, फिर दूसरा आपका आपका आया 220 आया, ठीक है, फिर आपका आ गया 400 आ गया। तो आप देखिए अगर आप इसका एमपी निकालते हैं तो पहला तो कुछ नहीं होगा, दूसरा आपका 100 आएगा,
तीसरा आपका 120 आएगा, जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका इससे भी बड़ा अमाउंट आएगा। तो आपका जब ये एमपी इंक्रीज करता है, जब एमपी इंक्रीज करता है मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हो उससे प्रीवियस वाले से उससे ज़्यादा, मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, उससे ज़्यादा से बेसिकली आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो वो आता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि आपने जब जब 1 से 2 में आए, मतलब पहले 0 से 1 में आया तो आपने 100 से इंक्रीज किया, अब 1 से 2 में आए तो आप 100 से भी ज़्यादा 120 से इंक्रीज कर रहे हैं, और जब 2 से 3 में आए तो 120 से भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। आप इससे माइनस करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो 120 से ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है। तो 3 पॉसिबिलिटी रिटर्न्स टू अ फैक्टर में हो सकती हैं। अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, होपफुली आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, प्लीज़ इसको मैंने इसको जो है मैं आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने इसकी एक अलग लेक्चर भी शायद ले रखा है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद आ रहा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा अगर मैंने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया होगा डोंट वरी, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का तो आता ही है। इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इस लॉ की स्टेटमेंट, उसके बाद लिखेंगे आप एजम्पशंस, उसके बाद लिखेंगे आप बनाएंगे इसका शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। तो आपको ऐसे पूरे सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है इकोनॉमिक्स में। कई बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि टीचर पूरे मार्क्स दे देगा। नहीं, इसकी पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर इसके एजम्पशन, अगर थ्योरी के एजम्पशन है तो एजम्पशन लिखिए, अगर इस थ्योरी का कोई शेड्यूल है तो शेड्यूल भी बना सकते हैं, अगर टाइम है तो शेड्यूल बनाइए, अगर टाइम नहीं बनता तो शेड्यूल स्किप कर सकते हैं आप डायग्राम बना सकते हैं। तो बेसिकली पहले सबसे पहले आप चीज़ ध्यान रखिए, स्टेटमेंट लिखनी होती है आपको। ठीक है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर उस थ्योरी के एजम्पशन है तो एजम्पशंस लिखिए। ठीक है, और फिर आपका अगर मान लीजिए इसमें क्या है, शेड्यूल है तो शेड्यूल बनाइए, टेबल जो होता है, फिर आप डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करिए। ये 5 चीज़ें आपको जो है लिखनी होती हैं। अगर कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है पेपर और आपको शेड्यूल बनाने का टाइम ना मिले तो शेड्यूल स्किप कर सकते हैं 1%, फिर भी आपके ओवरऑल अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी सो यू विल डेफिनेटली गेट 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ये है स्टेटमेंट, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि आपको बेसिकली ये इसे क्या बोला जाता है, इसे ये भी बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, बेसिकली ये इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोला जाता है। तो कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो कई बच्चे क्या है तो सिर्फ ये लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये तो चलो इसकी पॉसिबिलिटी है बेसिकली, लेकिन इसी का बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है ये मेन है। ठीक है, तो आपको जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। सिंपली आप ये मत लीजिएगा लॉ, अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है फिर तो आप वो जो चीज़ मैंने लास्ट वाला जो 3rd पॉइंट था इसका वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर 6 मार्क्स में आता है तो मैं अभी बताऊंगा इसको कैसे लिखना होता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम दूसरा भी होता है, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या थे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते थे, मैं बताऊंगा क्यों। चलिए, ठीक है, और ध्यान रखना ये क्या पढ़ रहे हैं हम, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये सब किसके अंडर आ रहा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर आ रहा है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बाकी ये क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज है, ये जो 3 हमने पढ़ी है ना, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि इसकी स्टेटमेंट लिखना है आपको। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more units of the variable factor are applied to the given quantity of fixed factor, total product may increase at first increasing rate initially, then eventually will increase at decreasing rate। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रही है, पूरी बकवास है क्या। देखिए, इसका कहने का मतलब है, इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, मतलब अपने यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब पहले इसका प्रोडक्शन करेंगे फिर इसका, मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, आपको 2 फैक्टर्स चाहिए होंगे, एक तो वेरिएबल फैक्टर और एक आपका फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स रहेंगे, ये तो चेंज हो नहीं सकता, आप इसी को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे इसको, इसके साथ आपका जो टोटल प्रोडक्शन है पहले तो इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये लॉ ये कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जब आप क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर फिक्स करेंगे, मतलब वेरिएबल फैक्टर जो है फिक्स्ड फैक्टर के साथ अब मर्ज करेंगे, मतलब तभी प्रोडक्शन होगा ना जब फिक्स्ड फैक्टर आपका किसके साथ कंबाइन होगा, वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन होगा। तो स्टार्ट इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे आपके,
आपका टोटल प्रोडक्शन पहले तो इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, और बाद में ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना शुरू कर देगा। मैं बताऊंगा अभी शेड्यूल पे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसकी जो स्टेटमेंट है मैंने आपको क्लियर बता दी है, ठीक है, कि क्या होगा जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यूनिट्स बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन के इंक्रीज करेंगे, आप वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, है ना। तो पहले तो टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और इवेंचुअली बाद में आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आ गई आपकी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर इसके एजम्पशंस हैं तो द एजम्पशंस भी हैं, तो इसके एजम्पशंस आपको 4 लिखे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर 2 भी लिख देंगे, आई होप आपको टीचर मार्क्स दे देना चाहिए, अगर वो टीचर खड़ूस नहीं है तो, ठीक है। चलिए, टीचर कोई खड़ूस नहीं होता, आप अगर अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो कोई भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बदलनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज़ करें तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ही फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, प्रोडक्शन करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो आप जो यूनिट्स है बिल्कुल आप क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्शन है हो सकता है बिल्कुल ही इधर उधर हो जाए फिर आपका, ठीक है। इसलिए आपकी जो टोटल प्रोडक्शन जो आपकी टेक्निक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये अज्यूम करता है कि जो इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड, मैं ऑलरेडी बता दिया कि कुछ फैक्टर हम फिक्स रखते हैं, कुछ इनपुट फिक्स रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर्स बोलते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स बोलते हैं, और कुछ जो है चेंज होते हैं, वेरिड होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था जो लेबर है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, और जो मशीन्स हैं और प्लांट मशीनरी है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है। वो तो ऑलरेडी होना ही होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये। इट इज़ एज्यूम दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चेंज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वापस वही है ये चीज़। और फोर्थ है, इट इज़ एज्यूम दैट द ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी आप जो लेबर यूज़ कर रहे हैं वो एक ही तरह की लेबर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मतलब ये बहुत स्किल्ड है वो उसे कुछ आता ही नहीं है ना, इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके जो लेबर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट है, ये नहीं कि एक को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली बात है आपकी पूरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है पूरा ही इधर उधर हो जाएगा, है ना। आप पहले ट्रेन करेंगे तो आपका प्रोडक्शन जो फंक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन से नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये इसके अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस होने चाहिए। उसके बाद आपको बेसिकली आपको बनाना है आपको शेड्यूल, इसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है। अब शेड्यूल कौन सा बनाएंगे, शेड्यूल ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, तो इस बुक में इन्होंने दोबारा नहीं बनाया है, ये शेड्यूल है आपका, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर बनाया है ये शेड्यूल, ये देख रहे हैं, ये शेड्यूल आपको बनाना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब ये जो देख रहे हैं मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे कोई भी फिक्स्ड फैक्टर के साथ, स्टार्टिंग में तो आपका क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखिए स्टेज 1 क्या है, आपका टोटल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। पहले आप 1 से जब 2 में आए, जब 0 से 1 में आए तो 100 से बढ़ा, जब 1 से 2 में आए तो 120 से बढ़ा, जब 2 से 3 में आए तो 140 से बढ़ा। तो स्टेज 1 से टीपी तो आपका बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्या है आपका, अल्टीमेटली वो देखो डिक्रीजिंग पे आ गया, है ना। बाद में बढ़ तो रहा है 6, 7, 8, 9 पे, बढ़ा तो लेकिन कम रेट पे, है ना। जब 6 से 7 में आप गए तो सिर्फ किससे बढ़ा, 90 से बढ़ा। जब 7 से 8 में गए तो 40 से बढ़ा, और 9 में बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, 9 में बढ़ा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो सेम रहा, 9 पे भी 8 पे भी 880 था, 9 पे भी 880 था। जब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना, मतलब बढ़ा ही नहीं। उसके बाद भी अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 तरह की स्टेजेस आप कह सकते हो। पहली जो स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी आपकी क्या होती है डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरी बेसिकली आपकी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो बेसिकली यहाँ तो कोई प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, कोई बेवकूफ़ ही होगा जहाँ पे जो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 तक ही प्रोडक्शन करेंगे आप, है ना। कोई भी ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली बात है आपका जब टोटल आउटपुट ही गिरने लग जाएगा, जब टोटल आउटपुट ही गिरने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर टीपी ही कम होने लग गया तो डेफिनेटली कोई बेवकूफ़ी होगा जो 10 और 11th यूनिट प्रोड्यूस करेगा वो 9 पे ही आके रुक जाएगा, 9th लेबर के बाद वो नहीं लेगा, क्योंकि 10 11 तो 10th लेबर लेने पे भी 10th लेबर लेने पे भी 9 से कम प्रोडक्शन हो रहा है ना। देखिए 11th पे तो सिर्फ देखो 9 पे 10th जब आपने लेबर लिया तो सिर्फ 830 हो रहा है, तो यहाँ तक तो प्रोडक्शन होना चाहिए। ये 9 10 और 11 पे तो प्रोडक्शन स्टेज 3 पे तो होगा ही नहीं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी स्टेज तक कोई जो प्रोडक्शन फंक्शन है शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, अप टू स्टेज 2 ओनली। स्टेज 3 पे डेफिनेटली उसे लॉस होना लग जाएगा बहुत तगड़ा, ठीक है। तो आपको इसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको क्या बना देना है, इसका डायग्राम बना देना है, ठीक है, सॉरी इसका शेड्यूल बना देना है। इसके बाद एजम्पशंस लिखने के बाद क्या बना देना है, आप शेड्यूल बना देंगे। तो शेड्यूल ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने सब वो बना देंगे। इसके बाद सीधा उसके बाद आप बना देंगे डायग्राम।
अब देखिए डायग्राम बहुत ध्यान रखिएगा। अब उसमें पहली जो स्टेज है आपकी, ये स्टेज 1 ये शो हो रही है, जो स्टेज 2 ये शो हो रही है, और स्टेज 3 आपकी ये हो रही है। मैंने क्या बोला था, स्टेज 3 में आपका टोटल प्रोडक्ट नीचे आ रहा था, गिर रहा था। तो देखिए यहाँ पे इस स्टेज 3 यहाँ पे देखिए ये टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है। स्टेज 2 में आपका बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। देखिए जब ग्राफ में ना, ग्राफ जब होता है ना, जब ऐसा होता है ना ग्राफ, ये जो चीज़ होती है ये होती है इंक्रीजिंग रिटर्न। और जब ऐसे घूम जाता है यू शेप की तरफ, ये जो हो रहा है ये हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। ये बढ़ तो रहा है मतलब एक पॉइंट तक, यहाँ तक बढ़ा तो इस यहाँ तक ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है डिवाइड इतने पे, मतलब ये जो है ये बढ़ा तो लेकिन कम रेट पे बढ़ रहा है क्योंकि हल्का हल्का नीचे आ रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही फॉल होने लग जाएगा। तो ये आपकी स्टेज 1 हो गई, ये आपकी स्टेज 2 हो गई, ये आपकी स्टेज 3 हो गई। मतलब स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, और स्टेज 2 पे आपका डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, और स्टेज 3 पे आते आते तो फॉल ही होने लग जाएगा टीपी। ठीक है, इसलिए आपकी जो टीपी का कर्व है वो ऐसा होता है। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ टीपी का कर्व ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, बहुत जल्दी ऊपर बढ़ेगा, फिर यहाँ तक आएगा सिर्फ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, कह सकते हो जब ये मैक्सिमम पोजीशन तक पहुँच जाएगा, ये आपका डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है ना, ये ऐसे करके डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीज नीचे नीचे आ रहा है उसका, और ये आपका बेसिकली टोटल प्रोडक्शन जब फॉल हो रहा है। तो जब आप इसे कर देंगे तो ये आपकी स्टेज 1 हो गई, ये स्टेज 2 हो गई, ये स्टेज 3 हो गई। वही चीज़ बेसिकली इस डायग्राम में आपको शो करनी है। तो देखिए टीपी हमने ये बना दिया, टीपी कर्व। ठीक है, अब इसी के साथ आपका ध्यान में रखना है कि जो एमपी होगा वो आपका ऐसे इंक्रीज होगा, और जब आपका बेसिकली आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। आप ध्यान रखना है स्टेज 1 कहाँ खत्म होगी आपकी, जहाँ पे आपका मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम पहुँच जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब आपका एवरेज प्रोडक्शन, जो एवरेज प्रोडक्शन है आपके रोज का, अगर वो एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद आपका डेफिनेटली टीपी जो है फॉल होगा। इसलिए आपकी जो स्टेज 2 है वो कहाँ कब से स्टार्ट होती है, जब आपका एपी मैक्सिमम होता है। जब आपका एपी मैक्सिमम हो जाता है मतलब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया, इसके बाद तो डेफिनेटली आपका टीपी गिरेगा ही गिरेगा, मतलब बढ़ सकता है लेकिन कम रेट पे बढ़ेगा। तो वो चीज़ ये होती है। ठीक है, और बाद में जब आपकी क्या है, फाइनली जब क्या होता है, एमपी जीरो हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही, उतनी ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चला जाएगा, और आपका एमपी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है कि जो पहली स्टेज है वो जीरो से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी आपकी, जहाँ होगी जहाँ एपी आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर आप ध्यान में देखिए इस स्टेज तक, यहाँ पे एपी देखिए मैक्सिमम है ना, ये पॉइंट पे एपी मैक्सिमम है, तो आप ए से इसे ज्वाइन कर दीजिए ऊपर से नीचे, तो आपकी यहाँ इससे पहले जो है स्टेज 1 हो जाएगी। स्टेज 2 क्या होगी आपकी, जब यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होगा। टीपी जहाँ पे मैक्सिमम होगा बेटा, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी जीरो डेफिनेटली होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद खुद कॉमन सेंस यूज़ करो ना, कि मान लो जो फोर्थ यूनिट पे आपकी 800-850 प्रोड्यूस हुआ और फिफ्थ पे भी 850 हुआ, तो यहाँ पे टीपी मैक्सिमम आ जाएगा, तो एमपी तो यहाँ जीरो होगा नहीं होगा फिफ्थ पॉइंट पे। तो जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है फिफ्थ पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया 850 से, मान लो इसके नीचे गया 840, है ना, तो फिफ्थ पे मैक्सिमम हो गया 850, तो 850 आपकी ये चीज़ है। यहाँ पे डेफिनेटली फिफ्थ पे एमपी आपका जीरो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एमपी देखो जीरो है, देख रहे हैं, जहाँ पे टीपी आपका टी पॉइंट मैक्सिमम है, इसे आप डायरेक्टली अगर लाइन जोड़ देंगे तो यहाँ पे एमपी क्या है, एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, और जब भी एक्स एक्सिस को टच होता है एमपी, तो वहाँ पे एमपी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। उसके बाद ये स्टेज 3 है जिसमें आपका टीपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, अब स्टेज 3 पे आपका टीपी भी फॉल होगा, एपी भी फॉल होगा। देखिए टीपी भी फॉल हो रहा है, टीपी भी फॉल हो रहा है, एपी भी फॉल हो रहा है, और एमपी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, स्टेज 3 पे कभी भी कोई भी चीज़ प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो बेसिकली इस स्टेज पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका टोटल प्रोडक्शन भी फॉल कर रहा है, एवरेज तो फॉल करेगा ही करेगा जब आपका टोटल प्रोडक्शन फॉल कर रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव चला जा रहा है, मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। तो डेफिनेटली इस स्टेज पे कभी भी कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, अप टू यही यहाँ तक ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ग्राफ्स बनाते रहते हैं, उन्हें पता लगता रहता है वो किस किस स्टेज पे चल रहे हैं। स्टेज 2 पे चल रहे हैं, स्टेज 2 पे चल रहे हैं तो वो अपने जितने भी बड़े बड़े उनके मैनेजर्स हैं उनको ये डायरेक्शन देंगे कि भैया आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करिए या लेबर को एफिशिएंटली यूज़ करिए, ताकि आपका ये स्टेज 2 है लंबी चलती रहे, ताकि यहाँ ना पहुँच जाए कभी भी। यहाँ पहुँच गए तो डेफिनेटली उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स कहाँ यूज़ होती है, यहाँ यूज़ होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो टीपी का कर्व है ऐसे बनेगा। अब इसको कॉरस्पेंडिंगली आप कैसे बनाएंगे, आप एमपी को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बाद में वो ऐसे हो जाएगा, बाद एपी को एक जगह पे मैक्सिमम, जहाँ पे एपी मैक्सिमम हो रहा है
वहाँ पर आपकी स्टेज 1 खत्म हो जाएगी। स्टेज 2 कहाँ तक चलेगी, जहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे आपकी जहाँ पे MP0 हो रहा है, देखिए यहाँ पे MP0 है, देखिए ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे आपका जहाँ पे ये जो MP0 हो रहा है वो यहाँ पे इस ट्रायंगल बॉक्स के नीचे होगा, ठीक है। वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे आपकी स्टेज 2 खत्म हो जाएगी, जहाँ पे आपका MP0 होगा। और स्टेज 3 में क्या होगा, आपका TP भी फॉल हो रहा होगा, AP भी फॉल होगा, MP तो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी सिंपल, ऐसे बनाइएगा। फिर आप इसको MP को ऐसे और AP को नीचे से शुरू करके, जहाँ पर आपका बेसिकली आपका AP मैक्सिमम, यहाँ पे AP मैक्सिमम हो रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। स्टेज 1 यहाँ खत्म हो जाएगी। स्टेज 2 आपकी कहाँ खत्म होगी, जहाँ पे TP मैक्सिमम होगा और MP आपका डेफिनेटली वहाँ जीरो होगा ही होगा, तो आपकी ये स्टेज 2। और इसके बाद मतलब बेसिकली आपका जहाँ से TP मैक्सिमम होता है उसके बाद की जो आपकी स्टेज है वो आपकी नेगेटिव रिटर्न्स है। यहाँ पे TP भी जीरो है, AP भी जीरो है, MP यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको डायग्राम बनाने के बाद तीनों स्टेज एक्सप्लेन करनी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो एक्सप्लेन क्या करना है, बेसिकली डायग्राम में जो हो रहा है वही बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हुआ, देखिए स्टेज 1 में क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न, मैंने बोल दिया था, क्योंकि इस पे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और इसमें भी बेटा, इसमें भी एक पॉइंट होता है जो बहुत स्टीप तेज होता है, जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये इसका मतलब होता है जहाँ से TP कर्व चेंज होता है, ठीक है। जहाँ से TP कर्व, ये कई कई बार आ जाता है, या इंटरनल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से TP अपना कर्व चेंज करता है। तो ये पॉइंट देख लेते हैं। देखो यहाँ तक बिल्कुल ऐसे चल रहा था, बाद में ऐसा हो गया, तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सी स्टेज में पड़ता है, वो स्टेज 1 में ही पड़ता है, आपको ये ध्यान रखिएगा। और स्टेज 1 कहाँ तक चलती है, जहाँ तक AP आपका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आपका क्या लिखना है, बेसिकली ऐसे लिखिएगा, स्टेज 1 में क्या होगा, देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कर्व TP स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्लोप। जहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेंट पड़ रहा है, M पे डेंट पड़ रहा है, तो वो पॉइंट हमारा इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली आप ऐसे करके देख सकते हो, ये डेंट पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पे TP कर्व आपका बिल्कुल कर्व आपका चेंज कर देता है। देखिए पहले इसका ऐसे था, फिर ऐसे हो जाता है, तो ये आपका ऐसे था, ये ऐसे हो रहा था, उसके बाद ऐसे है। तो ये जो पॉइंट आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हर समय कहाँ लाई करता है, वो स्टेज 1 में ही लाई करता है। तो वही चीज़ें आपको लिखनी है, बस वेरी सिंपल, ठीक है। कि ये क्या होती है, जब फर्स्ट स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ रीजन वेयर द एवरेज प्रोडक्ट, जहाँ पर AP आपका मैक्सिमम होता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं कि TP कर्व इंक्रीजेस अप टू द पॉइंट M, ठीक है। इस M पॉइंट को क्या बोलते हैं, बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट है अपना कर्व जो है स्लोप चेंज कर देता है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, ओके। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, आपको ड्यूरिंग द, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके 3 पॉइंट आपको लिखना है। बेसिकली स्टेज 1 में आपको तीनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, TP के बारे में लिखना है, AP के बारे में लिखना है, MP के बारे में लिखना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है और आपका एवरेज प्रोडक्ट जहाँ मैक्सिमम होती है वहाँ स्टेज खत्म हो जाती है। अच्छा, TP कर्व क्या होगा, यहाँ पे पहले तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, और अप टू द पॉइंट M, और अप टू द पॉइंट M क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ से TP अपना स्लोप अपना बदल देगा। और थर्ड आपको जो पॉइंट लिखना है MP के बारे में, कि MP तो इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करता है। देखिए ऑब्वियसली बात है, जब TP आपका हाइयर रेट पे बढ़ेगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा और ये भी अपना मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा। तो MP भी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, AP भी मैक्सिमम होता है, और स्टेज 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेज 1 में क्या क्या होता है, स्टेज 1 में एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जिसे हम M से डिनोट कर रहे हैं डायग्राम में, और दूसरी बात है यहाँ पर AP भी मैक्सिमम होता है, ठीक है, आपका AP भी मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे MP भी मैक्सिमम होता है। डेफिनेटली बात है, जब आपका AP भी मैक्सिमम हो रहा है तो MP भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा ही होगा। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है, ओके। और MP मैक्सिमम कहाँ होता है, देखिए जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका MP क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और आपको और डीपली पढ़ा देता हूँ। अब आपको स्टेज 1 समझ में आ गया, वेरी सिंपल, यू विल राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजन एंड रीचेस अप टू वेयर द AP इज मैक्सिमम हेयर in that also in that up to the point M, या point M is a point of inflection, here correspondingly MP will be maximum, ठीक है, MP will be maximum। आपको समझ में आ गई स्टेज 1। अब स्टेज 2 जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो होती है, ये जो बीच वाली जो रेड वाली जो एरिया शो हो रहा है, ठीक है, अप टू द L3, L2 से L3 बेसिकली,
L2 से L3 जो आपकी स्टेज है दैट इज कॉल्ड द आपकी क्या है, दैट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न, उसे बोलते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे आपका एमपी भी फॉल होगा, ठीक है, एमपी भी नीचे गिर रहा है, देखो एपी भी फॉल होगा, ठीक है, एपी भी फॉल हो रहा है, एमपी भी फॉल हो रहा है, लेकिन टीपी बढ़ रहा है। ध्यान रखना दूसरी स्टेज में आपका टीपी बढ़ेगा लेकिन एमपी फॉल होगा, एपी फॉल होगा, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, टीपी बढ़ेगा बट एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। मतलब टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, हल्के हल्के बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए आपका एमपी और एपी फॉल हो रहा है। क्लियर, ठीक है। और कब तक चलेगा, जहां तक आपका टीपी मैक्सिमम होता है। और कब तक चलेगी स्टेज 2 आपकी, जहां पे टीपी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब भी टीपी आपका मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एमपी क्या होगा, जीरो रहेगा, और एपी तो डेफिनेटली फॉल हो ही रहा है, ठीक है। ध्यान रखना एपी कभी भी इसको एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, ना ही टीपी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कभी भी क्या करेंगी, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगी, क्योंकि कभी भी टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन जीरो नहीं हो सकता। अब खुद सोचिए ना, क्या किसी चीज़ का प्रोडक्शन जीरो हो सकता है, वो भी आप इस यूनिट पे, मतलब इतने सारा लेबर यूज़ करके क्या किसी चीज़ का आप जीरो हो सकता है, हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसी कंपनी तो फिर क्या ही बोलूँ मैं उसको, है ना। पॉसिबल ही नहीं कि आप इतने सारा यहाँ लेबर यूज़ कर रहे हो और टीपी और आपका एपी फिर जीरो आ जाए। हाँ, एमपी जीरो हो सकता है, क्योंकि जब आपका टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा तो आपका एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुई। तो बेसिकली स्टेज 3 पे, स्टेज 2 में क्या होता है, आपका टीपी बढ़ता है लेकिन आपका एमपी भी गिरता है और एपी भी गिरता है। लेकिन स्टेज 3 में आपके तीनों ही गिरते हैं, टीपी भी गिरता है, एपी भी गिरता है और एमपी भी गिरता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो ये था आपका पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जी, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, फिर इसके अजम्पशंस लिखने हैं, फिर आपको इसका शेड्यूल बना देना है, फिर अगर शेड्यूल के बाद आपको इसका डायग्राम बना देना है, डायग्राम के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये पूरा सवाल आपका 6 नंबर का बनेगा। अगर टाइम नहीं होगा तो आप शेड्यूल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये है, देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है, एमपी भी इंक्रीज करता है, और एपी क्या होता है, मैक्सिमम पहुंच जाता है इसमें, ठीक है। स्टेज 2 क्या होता है, एपी आपका टीपी इंक्रीज करता है लेकिन ये भी फॉल होता है, ये भी फॉल होता है, ठीक है। स्टेज 3 में ये गिरता है, ये नेगेटिव चला जाता है और ये भी डिक्रीज होता है, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छे से आपको तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑल, या आप सीधा ये डायग्राम के बाद ना सीधा आप ये लिख दीजिए, ये बना दीजिए, बात खत्म। ये पूरा टेबल ही बना दीजिए, आपका पूरा अच्छे से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका ऑलरेडी ऊपर तक हो चुका है, इसको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये कई बार आ जाता है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी आ जाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, मतलब ये जो रिटर्न है ऊपर, बिल्कुल ऊपर जा रही है जिसमें, इसके रीज़न क्या होता है। इस ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, जब रिसोर्सेज आपके अच्छे से यूज़ होंगे, आपके फिक्स्ड फैक्टर बहुत अच्छे से यूज़ होंगे, है ना, तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिए, इसके पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। ये अगर 2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो लिखना आपका फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, और दूसरा आप लिखना कि क्या है कि आपका एफिशिएंसी अच्छी है, तभी तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। तो दो चीज़ याद रखना, एक तो फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है और दूसरा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। बस ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा इतना डीप ज़्यादा पढ़िएगा मत। अच्छा, डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा है, आपका जो ऑप्टिमम ऑफ प्रोडक्शन है वही हो पा रहा है ना, कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो शायद इतना सा फिक्स्ड फैक्टर में भी इस बेटर यूटिलाइज, लेकिन क्या हो रहा है कि जो आपका वेरिएबल फैक्टर है में भी वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। या आप कह सकते हो कि मतलब ये ऑप्टिमम प्रोपोर्शन है, मतलब बेस्ट नहीं है, इट इज़ ओके, इट इज बेसिकली डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्शन। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्रोडक्शन आपका थोड़ा थोड़ा फॉल होने लग जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी, मतलब जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लेबर है वो हो सकता है एफिशिएंट ना हो, है ना। मान लीजिए जो लेबर है वो ज़्यादा एम्प्लॉय हो जा रहा हो या कम हो जा रहा हो कैपिटल से, मतलब अच्छे से सब्सटीट्यूट नहीं हो पा रहा है आपका कुछ ना कुछ। इसलिए आप तभी भी, जब भी आपका सेकंड स्टेज पे होगा प्रोडक्शन, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन में कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए, और नेगेटिव में तो बढ़िया, वो तो बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, है ना, मान लो ओवर क्राउडिंग हो गई, मान लो सिर्फ आपके यहाँ पे सिर्फ 3 मशीन है, आपने क्या कर दिया, एक एक लेबर लगा दिया। चलो, आपने फिर प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए एक एक और लेबर लगा दिया, ठीक है। अब और लेबर बढ़ाते रहेंगे बढ़ते रहेंगे तो ये पूरा ओवर क्राउड हो जाएगा, पूरा मेला लग जाएगा। तो डेफिनेटली जब बहुत ज़्यादा जाने आ जाएंगे काम करने, तो काम होगा ही नहीं,
उसको बोलते हैं हम ओवर क्राउडिंग। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं उसकी वजह से भी। और दूसरी बात है, ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है कि नेगेटिव रिटर्न्स में क्या है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनीज इफेक्टिव नहीं है, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, वर्कर्स को से काम ही नहीं ले पा रहे, वर्कर्स काम ही नहीं कर रहे, इसका मतलब तभी तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। तो दिस इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो बस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका दैट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज रिटर्न्स टू अ स्केल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होती है आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, पिछला क्या चल रहा था, पूरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था, ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल भी बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिटर्न्स टू अ स्केल। फाइन, ओके, ध्यान रखना ये ऑप्शनल स्टडी का है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी कांस्टेंट रिटर्न होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है टू अ स्केल, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। ध्यान रखना इसमें कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, कोई भी तरह का फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता इसमें, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, सब चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो, इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, एक लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका 100 है। जब आपने दो मतलब आपने क्या किया, देखो कांस्टेंट रिटर्न का क्या हुआ कि मतलब जब एक कैपिटल बढ़ाया आपने और एक ही लेबर बढ़ाया, ठीक है, जब एक लेबर था और एक कैपिटल था तो 100 यूनिट से, जब आपने टू कैपिटल कर दिया, टू ही लेबर कर दिया और दो गुना, देखो इसको दो गुना किया तो ये भी दो गुना हो गया, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या है, आपने एक लेबर यूज़ किया, 100 हुआ, अब कायदे से डबल से ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया है ना इनपुट्स, लेकिन आउटपुट क्या है, 2.5 टाइम्स बढ़ गया है ना। देखिए 100 को जब इसे मतलब 2.5 टाइम बढ़ गया है ना, आपका मोर देन डबल हो गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया बेसिकली। और ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न, मतलब जब आपका क्या है, एक लेबर आपने यूज़ किया, एक कैपिटल आपने जब इंटू टू कर दिया, तो प्रोडक्शन आपका इंटू टू नहीं हुआ, इंटू टू से कम हुआ, इंटू टू करते तो आपका 200 हुआ होता, लेकिन सिर्फ कितना हुआ है, 150 है, तो आपका क्या है, दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न। ध्यान रखना इसमें नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होता कोई भी, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर कोई नेगेटिव प्रोडक्शन कर रहा है तो सबसे बेवकूफ़ कंपनी है वो, है ना। कॉमन सेंस यूज़ करो तो इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न हो सकता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन आपका जो बेसिकली जो आपका आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन ही बोलेंगे, आउटपुट है वो आपका बेसिकली इंक्रीज ही करेगा, या तो आपका डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, या तो आपका इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, या तो आपका कांस्टेंट रिटर्न पे इंक्रीज करेगा। बस यही था पूरे क्वेश्चन में, एग्जाम्स के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैंने आपकी स्किप कर दी, वो भी करा देता हूँ, जो आपकी रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, लगे हाथ वो भी कर ही लेते हैं, सो फिर आपका ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी कम टू दैट टॉपिक। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या सिंपल है, वेरी सिंपल, कि क्या है, जब आपका जब एमपी एपी से ज़्यादा होता है तो आपका हर समय एपी राइज करेगा, मतलब जब एमपी बड़ा होगा एपी से, ध्यान रखना एपी राइज करेगा, मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा अभी। और दूसरा आपका क्या है, जब एमपी आपका एपी के बराबर होगा तो आपका एपी हर समय कांस्टेंट होगा। ठीक है, और तीसरा है कि जब आपका एपी बड़ा होगा, मतलब एपी आपका बड़ा होगा किससे, एमपी से, मतलब एमपी छोटा होगा तब आपका एपी फॉल करेगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए इस डायग्राम से, इस डायग्राम यहाँ पे होगा। ओके, डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसका, अगर मान लो रिलेशनशिप आता है कि एपी और एमपी की रिलेशनशिप बताओ, तो पहला पॉइंट क्या था इसका, कि मान लो कि जब एपी आपका कम है, एमपी ज़्यादा है, तो देखो एमपी कम है, मतलब एमपी आपका क्या है, सॉरी एमपी ज़्यादा है, मतलब ये स्टेज एमपी आपका ज़्यादा है, एपी आपका क्या है, कम है, तो आपका एपी इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका एमपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, एमपी देखो यहाँ पे बड़ा, एमपी ज़्यादा है और एपी कम है, तो आपका एपी हर समय बढ़ेगा, देखो एपी राइज कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपका ये दोनों बराबर होंगे, मतलब एपी इज इक्वल टू एमपी, तब आपका एपी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो हल्का हल्का कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एपी कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपका एपी जब बड़ा होगा एमपी से, मतलब यहाँ पे देखो एपी बड़ा है एमपी से, तो एपी फॉल होने लग गया, देखो एपी फॉल होने लग गया, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपका एमपी बड़ा होगा एपी से तो एपी राइज करेगा, मतलब कम है लेकिन फिर भी राइज करेगा। देखो यहाँ पे एपी कम है एमपी से, लेकिन एपी राइज कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और जहाँ पे बेसिकली आपका एपी आपका जहाँ पे कम होगा एमपी से, ठीक है, मतलब सॉरी एपी जहाँ बड़ा होगा आपका एमपी से,
वहाँ पे ए पी फॉल करेगा, मतलब जहाँ पे ये खुद बड़ा होगा एम पी से वहाँ फॉल करेगा, जहाँ से एम पी से कम होगा वहाँ राइज करेगा, और जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे। ये रिलेशन हो गया आपका टी पी और एम पी का। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है।